नमस्कार मित्रों। पैफी द्वारा संचालित इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं नरेश चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ऑन बिहाफ ऑफ पैफी, I Naresh Chaudhary welcome you all for this live session. This is an excellent initiative taken by PEFI, which actually is a continuation of their good work. Few of you are aware that in last year, 2019-20, पेफी ने नाडा के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था, दैट वाज अवेयरनेस कैंपेन फॉर एंटी डोपिंग. इट वाज कंडक्टेड in some 20 universities and other institutions. I was fortunate enough to organize the first ever such program in Chaudhry Bansilal University in Bhiwani. And then we went on to organize quite a few of these programs, which were a roaring success. And I must say that पीयूष जैन जी और बाकी जो अपनी पैफी की टीम है, इसने इसके अंदर एक आउटस्टैंडिंग काम किया था. उसी के कंटिन्यूएशन में इस दफा भी हमने देखा कि जब से ये कोरोना का कठिन समय हम सभी भुगत रहे हैं, पैफी का एक और बहुत अच्छा इनिशिएटिव आया है, जो कि इस फेसबुक के लाइव सेशंस के थ्रू हम लोगों ने बहुत सारे एमिनेंट पर्सनैलिटीज को स्पोर्ट्स की बहुत सारे पहलुओं पर बहुत जानकारी देते हुए सुना है. एंड I believe that we will all be enriched by it, and I wish the PEFI team all the very best in future. We have heard some eminent personalities like Dr. Shyam Saran sir, Dr. Vikram बंसल सर को हमने सुना है, मीनाक्षी पाहुजा जी को हमने सुना है. इसी सारे सिलसिले में आज मेरा जो टॉपिक है वो डोपिंग और डोप फ्री डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स है. ये जो डोप फ्री डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स है, एक्चुअली इसके अंदर दो टॉपिक इन्वॉल्व हैं. वन इज डोपिंग, अनदर इज स्पोर्ट्स डेवलपमेंट. सो जो डोपिंग है, फर्स्ट वी विल टॉक ऑन इट बिकॉज आई थिंक ये काफी लंबा और बड़ा टॉपिक है. एंड आई विल ट्राई टू इंटीग्रेट माय थॉट्स ऑन sports promotion along with my discussion on doping. So डोपिंग की जब हम बात करते हैं, इसके अंदर एक जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि लास्ट ईयर एक अवेयरनेस कैंपेन प्रोग्राम चलाया गया था. उस अवेयरनेस कैंपेन प्रोग्राम के अंडर primarily we were talking to budding sports people, we were talking to some sports coaches, but it was highly technical in nature. आज मेरी कोशिश ये है कि मैं इस एक पूरे फ्रेमवर्क को आपके सामने रख सकूं. इस एक पूरे फ्रेमवर्क को जो कि वाडा का वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का है, जो नाडा का नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इंडिया का प्रोग्राम है, इसका एक पूरा फ्रेमवर्क मैं आपके सामने पेश कर सकूं. और बहुत सी चीजें इसमें पहले भी डिस्कस हो चुकी हैं, जो अलग से अगर सिर्फ डोपिंग का एक चैप्टर लिया जाए तो उसमें हो सकती हैं, लेकिन काफी कुछ विक्रम सर ने, काफी कुछ श्याम शरण सर ने, कल जो इंजरीज की बात हो रही थी डॉक्टर गगन कपूर ने काफी कुछ इसमें से कवर किया है. सो मैं रिपीटिशन में नहीं जा करके इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव, इसका एक सोशल और इसका एक लीगल फ्रेमवर्क जो है उसके अंदर आपके साथ मैं ये डिस्कस करूंगा. सो डोपिंग एज वी अंडरस्टैंड इट एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, जब एक प्लेयर नेशनल लेवल पर पहुंच जाता है, जब एक प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच जाता है, तब उसके मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, तब उसके लिए डोपिंग के मायने क्या हैं, उसके लिए प्रोसीजर्स क्या हैं, उसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, वो मैं आज डिस्कस करना चाह रहा हूं. सो लेट अस स्टार्ट विद व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय डोपिंग. डोपिंग की कोई एक क्लोज्ड एंडेड, एक इन्वर्टेड कॉमा वाली कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है. डोपिंग इज डिफाइंड एज
ए वायलेशन ऑफ सर्टेन क्लॉजेस। जो ये सर्टेन क्लॉजेस हैं, ये कौन कौन से क्लॉजेस हैं जिसकी वायलेशन में, इफ यू आर फाउंड इन वायलेशन ऑफ एनी सच क्लॉज, देन यू आर हेल्ड गिल्टी ऑफ डोपिंग। ये सबसे पहला इसमें जो क्लॉज है वो है प्रेजेंस ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस, इट्स मेटाबोलाइट और इवन मार्कर इन द सैंपल। इससे थोड़ा सा पहले एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा कि ये जो डोपिंग है इसका एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है। वाडा, एज वी ऑल नो, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा जो है वो इसका कस्टोडियन है ऑल ओवर वर्ल्ड। वाडा इज द नोडल एजेंसी। वाडा के अंडर एक कोड है, वाडा कोड उसको हम कहते हैं। उस कोड के अंडर हर साल जनवरी में एक पूरी लिस्ट पब्लिश होती है। वो जो लिस्ट है वो इन सब बैंड सब्सटेंसेस को लिस्ट करती है कि क्या क्या चीजें बैंड हैं, और ये बैंड सब्सटेंसेस टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। जरूरी नहीं है जो आज से 3 साल 4 साल पहले बैंड था वो अभी भी बैंड हो, या जो 4 साल पहले बैंड नहीं था वो अब बैंड ना हो। तो हमारा एंडेवर रहना चाहिए, हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि लेटेस्ट हम जो भी हमारा लिस्ट है को फॉलो करें, और उस लिस्ट को फॉलो करने के बाद वी शुड बी अवेयर कि क्या उसमें चेंजेस हुए हैं। ये लिस्ट वाडा की वेबसाइट पर अवेलेबल रहती है। जिन लोगों को वाडा की वेबसाइट का आइडिया नहीं है, आई विल गिव दैट साइट इन अ फ्यू मोमेंट्स। तो यू कैन गो टू दैट साइट एंड एक्चुअली डाउनलोड दिस लिस्ट ऑफ ऑल द बैंड मटेरियल। ये जो बैंड मटेरियल है, बैंड सब्सटेंसेस हैं, ये डिफरेंट कैटेगरीज में उन्होंने दिए हुए हैं। डायरेटिक्स का अलग है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स अलग हैं, एंड्रोजोनिक स्टेरॉइड्स अलग हैं, पेप्टिडाइड अलग है, हार्मोन ग्रोथ फैक्टर्स अलग हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट जो हैं उसकी लिस्ट अलग है। सो आई विल नॉट बी दैट टेक्निकल इन माय डिस्कशन कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ये सब इन एनी केस वेबसाइट के ऊपर एक लिस्ट में अवेलेबल है। याद हमें ये रखना है कि ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट प्योरली केमिकल नेम्स दे देती है। ये केमिकल नेम बहुत से परमिटेशन, बहुत से कॉम्बिनेशंस के अंदर हमें बहुत सी मेडिसिन के रूप में मिल जाते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल माय फ्रेंड्स कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं। देन वाडा के अलावा कौन ये टेस्ट करता है? वाडा के अलावा इंटरनेशनल फेडरेशंस के पास ये अथॉरिटी है, मेजर इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के पास ये अथॉरिटी है, एंड अल्टीमेटली वी कम टू नाडा, दैट इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, विच इज अ कंट्री स्पेसिफिक एजेंसी। सो नाडा इंडिया जो है, जब मैं नाडा की बात जहां भी करूंगा, हम नाडा इंडिया की बात करेंगे। नाडा इंडिया जो है वो 2008 से इस कोड को फॉलो कर रहा है। प्रेजेंट जो उसके रूल्स हैं वो 2015 का जो वाडा का रूल बुक है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। जब हमने लास्ट ईयर इस पर काम करना शुरू किया था, लास्ट टू लास्ट ईयर इस पर जब मैंने पर्सनली काम करना शुरू किया था, तो आई वाज शॉक्ड टू लर्न दैट इंडिया इज अमंग द टॉप 3 मेजर वायलेटर्स ऑफ doping. As a country, we were the third from the top. With the efforts of PEFI, with the efforts of NADA, now we have come to maybe 6th position or 7th position, but still we are not in a very happy state of affairs as far as doping goes. वर्ल्ड वाइड अगर 100 या 125 कंट्रीज कहीं पर किसी मेजर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इंडिया उसके टॉप 5-6 कंट्रीज में से आता है लिस्ट में, जहां पर जो कि एंटी डोपिंग के लिहाज से बुरा माना जाता है, तो ये एज ए कंट्री हमारे लिए कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। एनीवे, थिंग्स आर इम्प्रूविंग। व्हेन वी स्टार्टेड वी वर इन अ पोजीशन देन व्हाट वेयर वी आर नाउ। So we start with NADA.
नाडा की ज्यूरिसडिक्शन कहाँ कहाँ पर है, ये हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहला अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है कि कौन टेस्ट हो सकता है, नाडा टेस्ट कर सकता है। नाडा की ज्यूरिसडिक्शन में सभी नेशनल फेडरेशंस ऑफ इंडिया जो किसी भी गेम की हों वो आती हैं, प्रोवाइडेड दीज फेडरेशंस आर रिसीविंग एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस whether financial or otherwise from the government of India. If there is a national federation of any sport which is receiving any assistance, whether financial or otherwise from government of India, it is covered under the jurisdiction of NADA. Consequently, all the members who participate in the games organized by such national federations are covered under the jurisdiction of NADA. उसके बाद कुछ एथलीट ऐसे भी होते हैं जो प्राइवेटली प्रिपेयर करते हैं और डायरेक्टली ट्रायल्स तक जाते हैं, दे आर आउटसाइड द सिस्टम, इंक्लूडिंग माइनर्स। उन एथलीट्स को अल्टीमेटली या इंटरनेशनल किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, दे हैव टू क्वालिफाई। एलिजिबिलिटी का एक क्वालिफिकेशन राउंड जो होता है आप लोग सभी जानते हैं स्पोर्ट्स फेटर्निटी में, जब उनको उसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए होती है तो दे हैव टू इन्फॉर्म नाडा एट लीस्ट 6 months बिफोर व्हेन दे अपीयर फॉर द एलिजिबिलिटी दैट वी आर अवेलेबल 6 months बिफोर टेस्टिंग, तभी हम नेशनल या इंटरनेशनल किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये भी जुरिस्डिक्शन में आते हैं। देन नाडा हैज ए सेलेक्टेड पूल ऑफ प्लेयर्स। एक उन्होंने अपना एक सिलेक्टेड रजिस्टर बनाया हुआ है जिसके अंदर प्लेयर हु आर वैल्यूएबल फॉर द कंट्री वो भी होते हैं, नेशनल लेवल के एथलीट भी होते हैं। सो नाडा हैज जुरिस्डिक्शन ऑन ऑल दीज प्लेयर्स। फॉर आवर पर्पस टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्लेयर्स हु आर एक्चुअली एट द नेशनल लेवल, जो कि प्रायोरिटी है। नाडा के प्रायोरिटी के अंदर दूसरा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टेप आता है कि बहुत से गेम्स हैं, सो नाडा एक्चुअली गिव्स प्रायोरिटी टू दीज जो पावर गेम्स हैं, पावर लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग है, बॉक्सिंग है, आपके रेसलिंग है, इस तरह के गेम्स को प्रायोरिटी दी जाती है नाडा के प्रोग्राम में, क्योंकि यहाँ पर यूज और मिसयूज ऑफ डोपिंग एजेंट प्रेवलेंट है। लास्ट ईयर जो डाटा पब्लिश हुआ था उसके अंदर नाडा में ये पाया गया था कि अगर 60 वेट लिफ्टिंग के और पावर लिफ्टिंग के एथलीट डोपिंग के दोषी पाए गए तो वॉलीबॉल का 1 प्लेयर था। इसी तरह से बैडमिंटन में 2 थे, लेकिन रेसलिंग में 27 थे, बॉक्सिंग में शायद 11, my memory fails me, but there was some in this range. Athletes were found guilty of doping after testing. So obviously power games के अंदर डोपिंग ज्यादा प्रेवलेंट है एज कंपेयर टू जहां पावर की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने आपको अभी तक ये बताया कि डोपिंग कस्टोडियंस कौन हैं, किसको टेस्ट कर सकते हैं, किस गेम के लिए टेस्ट कर सकते हैं। जनरली हम नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर कि ये टेस्ट कहाँ हो सकते हैं। ये टेस्ट नाडा की लैब में कभी भी कोई भी सैंपल टेस्ट जब भी होगा, इट विल ऑलवेज बी अंडर ए वाडा एक्रेडिटेड लैब, नोवेयर एल्स। लेकिन ये टेस्ट ड्यूरिंग द कंपटीशन हो सकते हैं, बिफोर द कंपटीशन हो सकते हैं, आफ्टर द कंपटीशन हो सकते हैं, एट द कंपटीशन वेन्यू हो सकते हैं, एट एनी अदर स्पेसिफाइड वेन्यू जबकि आपको नोटिफाई किया गया हो नाडा की तरफ से, जब आपके वेयर अबाउट क्लॉज उनको मालूम होते हैं, या फिर नाडा की लैब में होते हैं। कहां होते हैं, कौन कर सकता है, यहां तक अभी तक हमने बात की है।
इसके बाद हम बात करते हैं कि ये what is the golden rule. This is a very important rule as far as doping goes. And that rule is very simple, very straightforward, but one of the most important, most attention worthy point in this whole class is that you and you alone are responsible for whatever substance found in your body. आपके शरीर में पाए जाने वाले किसी भी पदार्थ के लिए और केवल आप जिम्मेवार हैं. For the purpose of establishing your guilt or a lack of guilt, चार चीजों से नाडा की क्लैरिफिकेशन में ये क्लियर किया गया है कि कोई मतलब नहीं है. वो कौन कौन सी चार चीजें हैं? फर्स्ट इज इंटेंट. वेदर यू इंटेंडेड टू टेक दैट prohibited substance or the method doesn't matter. You are guilty despite the lack of intent. You may be held guilty despite this not being your fault. Intent, fault. Negligence or ignorance is the third factor. Fourth factor is knowingly using the content. I call it personally stupidity. So either you are stupid enough to take some banned substance or you never wanted to take. It is not your fault. आपने for instance थेरेपेटिक यूज एग्जेम्पशंस के अंडर आपको एक प्रेस्क्रिप्शन दिया गया, आपने वो केमिस्ट को दे दिया. केमिस्ट ने आपको एक गलत उसके बजाय या किसी ब्रांड को बदल करके कुछ दवाई दे दी. वो दवाई बैन है. नाउ यू आर नॉट एट फॉल्ट. आपके पास एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन भी है. आप एक केमिस्ट के पास गए, उसने आपको गलत दवाई दे दी, लेकिन वो दवा के सेवन से आप डोपिंग के वायलेशन में आ जाते हैं, तो वो केमिस्ट का फॉल्ट नहीं है, वो आपका फॉल्ट गिना जाएगा. Ignorance of law obviously is no excuse, everybody knows. So ignorance of law is in any case not an excuse. तो ये चीजें हैं, ये गोल्डन रूल है. इस रूल को ध्यान में रखते हुए, इस रूल को ध्यान में रखते हुए अब हमने ये देखना है कि एक्चुअली डोपिंग वायलेशन क्या चीज है. सो डोपिंग वायलेशन का कोई, मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि कोई इन्वर्टेड कॉमर्स में या कोई किसी तरह की क्लोज्ड एंडेड डेफिनेशन नहीं है. एनी वायलेशन ऑफ द फॉलोइंग रूल्स दैट आई एम गोइंग टू स्टेट is deemed a violation of doping rules. Presence of prohibited substance, its metabolite or in the sample. अब ये सैंपल की बात हो रही है, तो सैंपल का मतलब ये है कि एक्चुअली आपका ब्लड सैंपल या यूरिन सैंपल या कोई और तरह का सैंपल आपसे लिया जाता है, तो वो सैंपल स्वैब हो सकता है. ये सैंपल्स जब टेस्ट किए जाएं और उसके अंदर कोई भी चीज जो प्रोहिबिटेड है सब्सटेंस, वो अगर या उसका मेटाबोलाइट या इवन ट्रेसेस मार्कर अगर उसके हैं, तो यू कैन बी हेल्ड गिल्टी ऑफ यूज एंड अटेम्प्टेड यूज ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और प्रोहिबिटेड मेथड. मेथड्स क्या होते हैं? क्या चीज ऐसी है जिससे आप दिस सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो एक वाडा की लिस्ट है, उसके अंदर वो प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस हैं. आई विल अगेन गिव यू सम एग्जांपल्स. लेकिन डॉक्टर श्याम शरण सर ने बहुत इसके ऊपर बोला था, विक्रम सर ने भी इस पे काफी बताया था, तो मैं उसको रिपीटिशन में नहीं जाऊंगा, बट स्टिल सम एग्जांपल्स विल बी प्रोवाइडेड. प्रोहिबिटेड मेथड्स के अंदर है ओरल मेथड है, आप कोई चीज खा लेते हैं दवा के रूप में, इंजेक्ट कर लेते हैं. ऑइंटमेंट, स्किन पर डायरेक्टली एप्लीकेशन जिसकी होती है, अगर हम कोई ऑइंटमेंट या कोई क्रीम या कोई इस तरह का और जेल यूज करते हैं, वो भी एक मेथड है, प्रोहिबिटेड मेथड है. एंड लास्टली पैचेस.
निकोटिन पैच जिस तरह से हम यूज करते हैं, उस तरह से अगर हम कोई और भी किसी भी दवा का पैच यूज करते हैं, जो कि ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत एक्यूरेट मेथड ऑफ डोपिंग भी नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ थ्योरी इट इज अ बैंड मेथड. Third thing that comes is refusal to submit sample after being notified. अगर आपको नोटिफाई किया गया है कि आपने सैंपल प्रोवाइड कराना है, एंड इफ यू रिफ्यूज टू गिव ए सैंपल, प्रोवाइड ए सैंपल, you are automatically held violating the doping procedure and you are held guilty. Failure to submit whereabouts or being available there. This is a very misunderstood, very important सेक्शन. बेसिकली बीसीसीआई और नाडा के बीच में काफ़ी टाइम तक ये रिफ्ट भी रहा कि बीसीसीआई के प्लेयर्स जो थे वो इसके लिए तैयार नहीं थे, वेयर अबाउट्स बताने के लिए थे. इसके अंदर आपको नाडा को नोटिफाई करना पड़ता है कि आपका जनरल ट्रेनिंग का या आपकी जनरल अवेलेबिलिटी इस समय से इस समय तक कहाँ पर होगी, सो दैट यू कैन बी नोटिफाइड और वहाँ पर आपसे सैंपल आउट ऑफ कॉम्पिटिशन कलेक्ट किए जा सकें. सो ये वेयर अबाउट क्लॉज में दो प्रोविजन है. फर्स्ट प्रोविजन इज फेलियर टू सबमिट द क्लॉज, फेलियर टू सबमिट whereabouts. Second is having submitted the whereabouts, being unavailable there for testing. In both the cases, आप violation में हैं डोपिंग प्रोविजंस के. Tampering with the doping control process. This brings another interesting discussion. Tampering with the doping control process. डोपिंग कंट्रोल का प्रोसेस क्या है? अभी तक हम सिर्फ सैंपल्स की बात कर रहे थे. डोपिंग कंट्रोल इज मोर देन सैंपल कलेक्शन एंड चेकिंग द सैंपल्स. कंट्रोल प्रोसेस में 4 या 5 चीजें हैं. हम इसमें से किसी के साथ भी टेम्पर करते हैं तो वी कैन बी हेल्ड लायबल फॉर डोपिंग वायलेशन. कौन कौन सी ये 4-5 चीजों का प्रोसेस है, क्या क्या ये प्रोसेस है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आता है एडमिशन बाय द एथलीट और द प्लेयर. इफ ए प्लेयर is notified, asked to come and test for samples, to provide the samples, he simply goes there and tells the officials that, look, I admit that I have taken such and such thing. I admit that such and such drug has been found in my possession. I am guilty of distributing or trafficking this particular drug. All these are admissions. So admission भी सबसे पहला प्रोसेस का, डोपिंग प्रोसेस का सबसे पहला एडमिशन है. सेकंड इसके अंदर जो स्टेप आता है वो आता है थर्ड पार्टी रिलायबल टेस्टिमनी. आपके कोचेस, आपके स्पोर्ट स्टाफ के लोग, आपके कोई और जानकार, जब वो रियली एक गवाही देते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, इस व्यक्ति ने या इस प्लेयर ने ये कॉन्ट्रावेंशन किया है हमारे डोपिंग रूल्स का, दैट कैन ऑल्सो बी टेकन एज एविडेंस. थर्ड इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट. मिस्टर अमृतपाल सिंह जी का वो आया है एक मैसेज, आई स्टैंड करेक्टेड, माइट बी. I was talking about evidence, documentary evidence. Documentary evidence में थ्योरेटिक यूज एग्जेम्पशन के दौरान हमें कई दफ़ा कुछ प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस को कंज्यूम करने के लिए एक ग्रांट मिल जाती है. वो ग्रांट हमें मिल जाती है तो उसका एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री ट्रेल होता है. कई दफ़ा क्या होता है कि हमें 1 या 2 महीने के लिए कोई दवाई इस्तेमाल करने का, कोई सब्सटेंस इस्तेमाल करने का परमिशन मिला, हम उसको 4 महीने यूज करते रहे. दैट डॉक्यूमेंट्री ट्रेल इज टेकन एज एविडेंस. ऐसा बहुत सी स्थिति में हो जाता है जहां पर कि हमने
कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन पाया है, वो फॉल्स इंफॉर्मेशन के अंदर भी उस फॉल्स इंफॉर्मेशन की वजह से भी डॉक्यूमेंट्री ट्रेल इज टेकन एज एन एविडेंस, उसमें एक्चुअल सैंपल टेस्टिंग की बात नहीं आती है। इसके बाद इसमें हमने बात की, इसके बाद हम आते हैं सैंपल एनालिसिस में, इसके बाद हम आते हैं बायोलॉजिकल पासपोर्ट के अंदर अगर कोई बहुत डेविएशन होता है तब। बायोलॉजिकल पासपोर्ट अभी लेटेस्ट है, इसके अंदर बेसिकली जो बहुत हाईली इंपॉर्टेंट एथलीट्स हैं उनके ब्लड सैंपल्स, उनकी जेनेटिक सैंपल्स, उनके बहुत डिटेल्ड मेडिकल स्टडीज को डिफरेंट एजेंसीज के पास एज ए सैंपल रखा जाता है। ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स ये देखा जाता है कि उसकी जीन्स डोपिंग में वो नहीं जा रहे, ब्लड मैनिपुलेशन में वो नहीं जा रहे, कोई मेजर उसके अंदर डेविएशन नहीं आ रहा है जो उनका ओरिजिनल सैंपल था, तो वो एक बायोलॉजिकल पासपोर्ट बनाया जाता है। अलावा उसके सैंपल एनालिसिस क्या होता है? सैंपल एनालिसिस can be your urine sample or your blood sample. It can be, as I told you, it can be collected before, during, after the event at various places under various provisions of NADA rules. इसके अंदर अब जो भी सैंपल आपसे लिया जाता है वो सैंपल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑफिशियल कंडक्टिंग द टेस्ट, उनकी प्रेजेंस में ही लिया जाता है। सैंपल एथलीट खुद प्रोवाइड करता है उसका, जब वो सैंपल देने जाते हैं, जब आपको नोटिफाई किया जाता है किसी भी नेशनल गेम्स में या किसी भी नेशनल इवेंट में या किसी इंटरनेशनल इवेंट में, तो आपके कुछ राइट्स होते हैं, कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आपके राइट्स में ये होता है कि आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई ट्रांसलेटर आपके साथ जा सकता है, बिकॉज यू हैव टू फिल अ फॉर्म। आपको उस फॉर्म के अंदर ये डिक्लेयर करना होता है कि मुझे इसके सभी प्रोविजंस क्लियर हैं। आपको वहां पर विद इन 60 मिनट्स ऑफ नोटिफिकेशन पहुंचना होता है। जो भी ऑन साइट कैंप होता है, नाडा का हो, वाडा का हो, किसी आईएफ का हो, वहां पर आपको 60 मिनट के अंदर अंदर पहुंचना होता है। इस 60 मिनट के अंदर पहुंचने में कई दफा कुछ लीवे, कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है। वो क्या रिलैक्सेशन होता है, वो रिलैक्सेशन क्यों होता है? वो रिलैक्सेशन इसलिए होता है कि कई दफ़ा मेडिकल टाइम आउट होता है, आपको खेलते समय कोई चोट लग गई तो आपको उसी समय ऑन फील्ड कुछ मेडिकल टाइम की ज़रूरत है। कभी कोई मीडिया एंगेजमेंट हो सकता है, जैसे हम टेनिस के कुछ गेम्स में देखते हैं, वेयर प्लेयर्स स्टे ऑन द कोर्ट टू कंडक्ट ए वेरी शॉर्ट इंटरव्यू आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर द गेम। कुछ डिफरेंटली एबल्ड एथलीट्स के केसेस में होता है कि उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए कुछ सहायता की ज़रूरत पड़ती है, कुछ असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके लिए टाइम रिलैक्सेशन हो सकता है। कभी मेडल सेरेमनी रही होती है, अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी चल रही है, तो उस समय में आप छोड़ करके नहीं जा सकते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि राइट आफ्टर वन इवेंट आपका सेकंड इवेंट है, तो आप 60 मिनट में नहीं पहुंच सकते। लेकिन सब चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो आपको 60 मिनट में रिपोर्ट करना है। अर्लियर इन द अर्ली डेज ये प्रेजेंस ऑफ ऑफिशियल कंपल्सरी नहीं होती थी, लेकिन जैसे जैसे डोपिंग कंट्रोल प्रोसेस में छेड़छाड़ के मामले सामने आने लगे, ये प्रोविजंस और स्ट्रिंजेंट होते चले गए, और अब ये पोजीशन है ब्लड सैंपल तो ऑब्वियस है कि ब्लड सैंपल सिरिंज के साथ आपका ऑफिशियल के प्रेजेंस में ही लिया जाएगा विद सम ट्रेन्ड टेक्निकल असिस्टेंस। लेकिन यूरिन सैंपल के समय में भी जेंडर स्पेसिफिक ऑफिसर आपके साथ होते हैं, आपको उनकी प्रेजेंस में ही सैंपल प्रोवाइड करना होता है। जब ये सैंपल कंटेनर में आ जाता है तो आप इस कंटेनर को आपकी पोजीशन में रहता है जब तक कि वो सील करने का नहीं होता है। उसके ऊपर से फिर आपका नाम मिटा दिया जाता है। आपका नाम हटा करके उसके अंदर एक कोडिंग दे दी जाती है, सो दैट द वेयरएवर वाडा की जिस भी लैब में वो जाएगा, वहां पर जो लोग उसका एक्चुअल टेस्ट करेंगे
उन लोगों को एथलीट का नाम नहीं मालूम होता है, दैट्स जस्ट ए कोड। इस सैंपल के साथ खास बात यह होती है कि इस सैंपल को स्प्लिट किया जाता है सैंपल ए और सैंपल बी दो हिस्सों में। दो हिस्सों में सैंपल को स्प्लिट करने का एक लॉजिक है। वो लॉजिक बड़ा सिंपल है। पहले आपका सैंपल ए टेस्ट होता है। ये जो सैंपल टेस्टिंग है और इसका जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, ये नाडा के ऊपर या वाडा के ऊपर होता है। सेकंड थिंग इज, इस रिजल्ट की कम्युनिकेशन, management of this result as per WADA guidelines is again the burden on NADA. So what happens? सैंपल ए आपका टेस्ट हुआ, अगर वो नेगेटिव आया, उसके अंदर किसी तरह की कोई भी वायलेशन नहीं पाई गई, द मैटर एंड्स देन एंड देयर। योर फेडरेशन इज नोटिफाइड, यू आर नोटिफाइड, वाडा इज नोटिफाइड, एंड द मैटर एंड्स। इफ द सैंपल इज पॉजिटिव फॉर एनी डोप वायलेशन, तो क्या होता है? You are given a hearing, you are given a date, you are given a hearing, and you are provisionally suspended. ये साइमल्टेनियसली होता है कि आपका सैंपल अगर पॉजिटिव है तो आपको नोटिफाई किया जाएगा, आपकी फेडरेशन को नोटिफाई किया जाएगा। एक्चुअली नोटिफिकेशन का जो प्रोसीजर है और पॉजिटिव दोनों तरह के सैंपल्स में एक ही रहता है। सो अगर सैंपल ए पॉजिटिव है तो आपको हियरिंग दी जाती है। आप एक पैनल के सामने हाजिर होते हैं, आपका रिप्रेजेंटेटिव, आपका लॉयर, आपके और कोई असिस्टेंट्स आपके साथ जा सकते हैं। Once again, there's a guideline, there's a set of rules for this. You can put up your case. If the matter is resolved, fine. If it does not get resolved, you can always make an appeal. Okay, you test my sample B. So NADA will test that sample B. Sometimes it does not make an application. अगर एथलीट ने एप्लीकेशन नहीं भी दी है कि मेरा सैंपल बी टेस्ट कीजिए, भी नाडा ऑन इट्स ओन कैन टेस्ट दैट सैंपल। अब सैंपल बी टेस्ट होता है। सैंपल बी जब टेस्ट होता है, और अब उसके बाद फिर दो पॉसिबिलिटीज है। वन इज, इफ सैंपल बी इज नेगेटिव फॉर द वायलेशन फॉर विच सैंपल ए वाज पॉजिटिव, तो सैंपल ए का जो रिजल्ट है वो नलिफाई रहेगा, वाइड हो जाएगा, ओवरटर्न किया जाएगा। ये माना जाएगा कि सैंपल ए की टेस्टिंग गलत थी, सैंपल बी की टेस्टिंग ठीक है। फिर दोहराता हूं इस बात को। सैंपल ए में अगर आप किसी डोपिंग के वायलेशन में हैं, आपने एक अपील किया, आपने एक एप्लीकेशन दिया, आपका सैंपल बी टेस्ट हुआ, सैंपल बी की जो टेस्टिंग है वो नेगेटिव आई, तो इसका मतलब ये होगा कि जो सैंपल ए में आपकी पॉजिटिव टेस्टिंग आई थी वो रिजल्ट नल हो जाएगा, वो वाइड हो जाएगा, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा एंड यू विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी। लेकिन अगर सैंपल बी भी पॉजिटिव है, then straightforward quantum of punishment will be decided. Only option left for you is to go for a tribunal, appeal against the decision in a tribunal set up by WADA. तो यहां पर ये सैंपल ए और सैंपल बी की बात हुई। इसके साथ साथ एक चीज और होती है, वो ये है कि डोपिंग प्रोसेस के अंदर टेम्परिंग की हमने बात की थी, ये क्या होता है। इससे पहले एक छोटी सी बात और करते हैं कि ये तो एक रूल्स और इसकी वायलेशन की बात हुई, इसके अंदर आता क्या क्या है, क्या क्या प्रोहिबिटेड होता है। आज की पहले भी बात हुई थी, एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। एनाबॉलिक वो होते हैं जो दिस प्रमोट सेल ग्रोथ। एंड्रोजेनिक क्या होते हैं? असिस्ट इन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स।
ये कंप्लीटली बैन नहीं हो सकते क्योंकि एक्चुअली इनकी काफ़ी सारी मेडिकल रेमिफिकेशंस भी हैं, मेडिकल यूजेस भी हैं. सो व्हाट एल्स इज प्रोहिबिटेड? Non-approved substances as per the list, as I have mentioned earlier: anabolic agents, growth factors, peptide hormones, beta 2 agonist hormones and metabolic modulators, diuretics, masking agents, all these are banned. इसके बाद व्हाट इज प्रोहिबिटेड? ये सब वो मैं बोल रहा हूं जो प्रोहिबिटेड एट ऑल टाइम्स हैं, वेदर यू आर इन कंपटीशन, वेदर यू आर आउट ऑफ कंपटीशन, ये सभी किसी भी समय तक बैन है. मैनिपुलेशन ऑफ ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट्स, जीन डोपिंग, केमिकल एंड फिजिकल मैनिपुलेशन. यहां पर ये पॉइंट आता है जो मैं अभी कह रहा था कि डोपिंग प्रोसेस के अंदर छेड़छाड़. ये ऐसे डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं जहां पर एथलीट ये कोशिश करता है कि जब उससे यूरिन का सैंपल मांगा गया तो वो अपनी बजाय किसी और का यूरिन सैंपल सबमिट कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू ब्राइब द अथॉरिटीज हु आर एक्चुअली कंडक्टिंग द टेस्ट. ब्लड मैनिपुलेशन के बारे में डॉक्टर श्याम शरण सर ने काफ़ी अच्छा बताया था कि प्लाज्मा को किस तरह से सेग्रीगेट किया जाता है, किस तरह से उसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाई जाती है, वगैरह वगैरह. वो ब्लड मैनिपुलेशन है सारा. इसके बाद स्टिमुलेंट्स आते हैं जो कंपटीशन में, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में इन टाइम ऑफ कंपटीशन बैंड होते हैं, अदरवाइज वो शायद बैंड नहीं होते. ड्रग्स रिजल्टिंग इन टेम्परेरी इंक्रीज इन फंक्शनल एक्टिविटीज, नारकोटिक्स जो आपकी सेंसेस को डल कर देंगे, जो आपको पेन का एहसास नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से यू गेट अनड्यू एडवांटेज इन सम पावर स्पोर्ट्स. बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो हम जानते हैं आर्चरी में, शूटिंग में, जहां भी आपको स्टिलनेस की ज़रूरत है, जहां पर भी आपको बीटा रिसेप्टर्स को अपनी हार्ट बीट को स्लो करना होता है, वह इन चीज़ों का यूज़ करते हैं. अब ये चीज़ वेटेड हैं, लेकिन इनसे कुछ एग्जम्पशंस भी हैं. वो एग्जम्पशंस क्या हैं? ये चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं एट ऑल टाइम और एट द टाइम ऑफ कंपटीशन. ये प्रोहिबिटेड है, दैट मच वी नो. बट एथलीट भी अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग हैं, कभी बीमार होते हैं, कभी ट्रॉमा हो सकता है, कभी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी कोई इंजरी भी हो सकती है. उस केस में आपको हो सकता है इन प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस में से कुछ चीज़ों की ज़रूरत थेरेपी के लिए पड़े, जिसको हम थेरेपेटिक यूज एग्जम्पशंस कहते हैं. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत लंबा चैप्टर है. आप किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट में अगर आपको कोई चोट लगी हुई है, आपको किसी इंजरी को मैनेज करना है, कोई क्रोनिक प्रॉब्लम है. कुछ प्लेयर्स में, जैसे मुझे ध्यान है, पी कश्यप अपने एक बैडमिंटन प्लेयर हैं जिनको अस्थमा है. सो ही हैज टू मैनेज हिज अस्थमा while playing at international level. Certainly is using some medicines जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बैंड हैं. सो उसके केस में आपको थेरेपेटिक यूजेस एग्जम्पशन मिल जाता है. ये एग्जम्पशन आपको दो तरह से मिलता है. एडवांस में आप ले सकते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आप ले सकते हैं. एडवांस में कहाँ मिलता है? एडवांस में आपको ये नाडा को अप्लाई करना होता है एटलीस्ट 30 days बिफोर योर कंपटीशन विथ कंप्लीट मेडिकल रिकॉर्ड्स. और इसके लिए बड़ी स्ट्रिंजेंट, बड़ी स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं. अगर ये गाइडलाइंस फुलफिल होती हैं तभी आपको थेरेपेटिक एग्जम्पशन मिलेगा. इसमें 4 गाइडलाइंस हैं. सबसे पहली गाइडलाइन तो ये है कि इस प्रॉब्लम को, या क्रॉनिक हो या कोई भी एक्यूट प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा. सपोजिंग कि किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको इमीडिएट मॉर्फिन या कोई और चीज़ ऐसी दी जा रही है, दैट इज एग्जेम्प्ट. उस केस में आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी ये एग्जम्पशन मिल जाएगी. बट अदरवाइज टू मैनेज ए क्रोनिक इंजरी, अदरवाइज टू मैनेज ए
कंडीशन, एक्यूट कंडीशन, ये आपको 30 दिन पहले, जब भी आपका नेक्स्ट कंपटीशन है उससे 30 दिन पहले कम से कम इन्फॉर्म करना पड़ता है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में नाडा को, requesting such an exemption to use a prohibited substance. You have to request an exemption to use a prohibited substance or a method. इसमें 4 कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन इज कि ये एक ऐसी एक्यूट या क्रॉनिक प्रॉब्लम को ट्रीट करने में यूज हो रहा है जो अगर ट्रीट नहीं किया गया तो इट विल रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट हेल्थ लॉस टू द एथलीट कंसर्न. सेकेंड इसके अंदर जो कंडीशन है वो ये है, देयर इज नो रीजनेबल अल्टरनेटिव टू दिस यूज. अगर उसके अल्टरनेटिव कोई अवेलेबल है तो आपको इसकी परमिशन नहीं दी जा सकती. थर्ड इज, एंड दिस इज एक्चुअली वेरी टेक्निकल, और इसीलिए इसमें ये नाडा के रूल्स में है कि जो इसका पैनल बनता है, जो ये आपको एग्जम्पशन ग्रांट करता है, इसमें जो भी डॉक्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन ऑफ दैट पैनल, उनका मिनिमम ऑफ एक्सपीरियंस इन दैट लाइन एज ए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर शुड बी 12 years और मोर. क्योंकि ये जो थर्ड अब मैं बात करने जा रहा हूं ये इतनी स्पेसिफिक है, इतनी टेक्निकल है कि ये विदाउट एक्सपीरियंस नहीं हो सकती. ये बात है कि द therapeutic use of such substance is not likely to produce enhancement of performance beyond your reasonable normal health. You know, you are performing at 90% of your capacity, then you are hit by an injury, now you are managing that injury, your performance has come down to 70%. At your peak you are performing at 90% of your capacity, now you are performing at 70% of capacity. So the panel has to certify, panel has to see to it कि ये इतना ही यूज आपको मिले, इसका परमिशन इतनी ही मिले कि ये 70 से 90 तक तो पहुंच जाए लेकिन 90 से 95 नहीं जाए. जो आपके नॉर्मल हेल्थ में आपकी पीक परफॉर्मेंस थी, उस पीक परफॉर्मेंस से ऊपर ना जाए. So you need a very experienced panel to certify this. And the fourth, very important point, fourth point, which is actually very technical, once again very technical point. आज जो आपको इस परमिशन एग्जम्पशन की जरूरत पड़ रही है, इसकी जड़ में, इसके पीछे का रीजन ये नहीं होना चाहिए कि आपने आज से पहले कोई प्रोहिबिटेड सब्सटेंस यूज किया है, उसकी वजह से आपको कोई फिजिकल ट्रबल हो गई, एंड नाउ टू रेक्टिफाई दिस ट्रबल विच इज directly or partly because of use of any prohibited substance at that time, so you will not get that exemption now. Once again I will try to repeat this in more cohesive language. अगर आपने किसी भी समय एग्जेम्पशन लेने से या एग्जेम्पशन को अप्लाई करने से पहले किसी भी समय कोई प्रोहिबिटेड सब्सटेंस यूज किया है और उस यूज की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, अब उस प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए आपको एक फर्दर प्रोहिबिटेड सब्सटेंस यूज करना पड़ रहा है, तो आपको ऐसी एग्जेम्पशन नहीं दी जा सकती. इतने स्ट्रिंजेंट ये प्रोविजन हैं. और दूसरी इसके अंदर स्ट्रिंजेंट बात ये है कि ये चारों के चारों प्रोविजन जब तक सभी चारों सेटिस्फाइड नहीं होते, अगर इनमें से एक भी प्रोविजन छूट जाता है तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी. ये चारों प्रोविजन एक साथ सेटिस्फाई होने चाहिए. इसके अलावा इसके अंदर एक और बहुत बड़ी चीज आती है, वो आती है कि हाइडिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन.
ये जो थेरेपिक यूजेस एग्जम्पशन है, ये एग्जम्पशन आपको नेशनल लेवल पर नाडा को अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन अगर आप किसी इंटरनेशनल इवेंट में हैं तो आपको इंटरनेशनल फेडरेशन को अप्लाई करना पड़ता है। आप किसी इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां पर आपने इसको अप्लाई किया और ये रिजेक्ट हो गया, आपने वापस इंडिया में आकर के नाडा के पास फिर से अप्लाई किया, लेकिन आपने ये डिस्क्लोज नहीं किया कि मैंने इसको पहले अप्लाई किया था और ये रिजेक्ट हुआ था। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सच एन इवेंट, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सच एन इंफॉर्मेशन makes you guilty of doping, and it carries a minimum punishment of 4 years ban on your career. Non-disclosure is directly connected to tampering with the doping process. Another interesting thing associated with such exemption is it is not sufficient that you just apply for it. आपने अप्लाई कर दिया, दैट इज गुड इनफ। जब तक ये वहां से ग्रांट नहीं हो जाता, आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। इट इज नॉट एनफ दैट यू अप्लाई एंड स्टार्ट यूजिंग एनी ट्रीटमेंट, एनी बैंड सब्सटेंस, until and unless it has been expressly granted, you have been granted an express exemption by the relevant authority. If you start in the interim with that banned substance, you will be held guilty of doping. Then another issue with this, that if they give you an exemption certificate, it is valid for a specific period and it is valid only for the national games. अगर आप नेशनल गेम्स में एक सर्टिफिकेट लेकर के एग्जामिशन का इंटरनेशनल गेम्स में जाते हैं, यू हैव टू गेट इट रिन्यूड फ्रॉम देम. It will not be sufficient that you are holding a national level exemption certificate and participating in an international event without renewing it with the WADA or the International Federation. So इन सभी केसेस में, इन सभी बातों में ये चीज रहती है कि थेरेपेटिक यूजेस एग्जम्पशंस एक बहुत हाईली टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ रूल्स है जिसको बड़ा केयरफुली स्टडी करना चाहिए. अगर हम इसको फॉलो नहीं कर रहे तो जो बात मैंने पहले कही कि हमारा इंटेंट, वेदर वी आर एट फॉल्ट, वेदर वी आर नेग्लिजेंट और वी आर नोइंगली टेकिंग इट, हर केस में वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डोपिंग. इसके बाद हम एक बात करते हैं कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या होती है इन केसेस में जब ये गिल्ट एस्टेब्लिश हो जाता है ड्यू विद द ड्यू प्रोसेस, चाहे वो प्रोसेस एडमिशन का है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का है, चाहे वो टीयूई का है, थेरेपेटिक यूजेस एग्जम्पशन का है. ये सब प्रोसेस से आप निकल चुके हैं. नाउ गिल्ट इज एस्टेब्लिश्ड, एंड इफ द गिल्ट इज एस्टेब्लिश्ड तो क्या होता है? मिनिमम जो वेयर अबाउट फेलियर्स की सैंक्शन है, जो मिनिमम आपको पनिशमेंट मिल सकती है, वो 2 साल की होती है. इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस इट कैन बी रिड्यूस्ड टू 1 ईयर, बट अदरवाइज इट इज एज ए स्टैंडर्ड रूटीन मेजर इट इज 2 years ban. For presence of banned substances, it can be from 2 years minimum to 4 years, depending whether it is first offense and whether the fault has been established without a reasonable doubt. There are some factors, but minimum 2 years to 4 years. For refusing, for evading, for failure to submit samples, it is straightforward 4 years. आपको notify कर दिया गया, आप sample देने नहीं गए, आप इवेट कर रहे हैं, लास्ट मिनट पर आपके वेयर अबाउट से आप गायब हो जाते हैं,
ऐसे सर्कमस्टांसेस में यू आर हेल्ड लायबल फॉर 4 years फॉर ट्रैफिकिंग और अटेम्प्टेड ट्रैफिकिंग। दिस इज इक्वलेंट टू, एक चीज है कि मैंने गलती से कोई सब्सटेंस यूज कर लिया। यहां पर हमेशा, चाहे इनकी डेफिनेशन में ऐसा लिखा हुआ है कि इंटेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ये चीजें आती हैं। आपने कोई गलती से यूज कर लिया, जैसे अभी हमने पृथ्वी शॉ का केस देखा, उनको 8 महीने के लिए बैन किया गया था। इसी तरह से पीछे इरफान पठान के केस में भी ये बात आई थी कि जहां पर बाद में उस पनिशमेंट के क्वांटम को रिड्यूस कर दिया गया था। लेकिन ट्रैफिकिंग इनमें से नहीं है। ट्रैफिकिंग इज ऑल नोइंग, ट्रैफिकिंग इज इक्वलेंट टू स्मगलिंग, इट इज इन एनी केस अ फ्रॉड। इंटेंशन का इसके अंदर कहीं कोई सिलसिला नहीं है। अगर आपकी इंटेंशन एक गलत कार्य की नहीं है तो आप ट्रैफिकिंग के अंदर तो इन्वॉल्व नहीं हो सकते। और इसीलिए इसकी जो पनिशमेंट है वो 4 साल की कम से कम है, विच कैन बी एक्सटेंडेड टू लाइफ बैन। लाइफ टाइम बैन भी हो सकता है इसके अंदर। इसके अलावा इंटरेस्टिंगली, नाडा कैन चार्ज यू 50,000 रुपीज एज टेस्टिंग चार्जेस। अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो वो जो किट है, वो जो टेस्ट उन्होंने किए हैं, उसके लिए भी वो आपसे 50,000 रुपए तक वसूल कर सकते हैं। ऐसा नाडा की जुरिस्डिक्शन में है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो ओपन टू लीगल इंटरप्रिटेशन हैं, जिनको इस छोटे से सेशन में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। सो ये इसकी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है। थेरेटिक यूजेस एग्जेम्पशन है, थेरेटिक एग्जेम्पशन है। इसके अलावा हमने बात की कि जुरिस्डिक्शन किसकी है, टेस्ट किसका हो सकता है, टेस्ट कैसे होता है, सैंपल जब आपका ले लिया जाता है तो उसके बारे में आपको किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है, क्या आपके राइट्स हैं। लेकिन इसके बाद हम थोड़ा सा स्पोर्ट्स पर आते हैं। स्पोर्ट्स पर जब हम आते हैं तो हम ये देखते हैं कि why do we dope? Why do we undertake doping? I think I've taken quite a bit of time, this nearly 52 minutes, so I will try to be very brief. And at the end of this thing, if there are any questions, I'll be happy to take it, or I'm very sure that Pefi will forward these questions to me, and I will definitely get back to you with the relevant answers to the best of my capability. But briefly, let us discuss why do we do. Doping is cheating. We all know doping is cheating. Still we undertake doping. Still we go for doping. Why? Lack of awareness and low level of education amongst Indian athletes, I would say. यशपाल जी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर था जिसमें उन्होंने ये बात शुरू में डिस्कस की थी। भाई साहब ने कहा था, कोच साहब ने कहा था, सर ने कहा था, एनीबडी advises us for anything, we blindly follow that. So ये जो lack of awareness and low level of education है, this is a contributing factor. हम अवेयर नहीं है कि डोपिंग क्या करती है हमारे लिए, लेकिन हम ये कर लेते हैं डोपिंग। सेल्फ एस्टीम एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग, ये भी एक रीजन है। मिसप्लेस्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, emphasis on outcome not on the process, ये बहुत कम डिस्कस होता है टॉपिक। शायद लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज के अगेंस्ट बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये मिसप्लेस्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन है जहां प्रोसेस पर ध्यान नहीं दिया जाता, जहां ग्रास रूट पर ध्यान कम दिया जाता है। लेकिन अगर आप डिस्पाइट द सिस्टम कोई मेडल जीतते हैं, कोई आप विक्ट्री स्टैंड पर खड़े हैं, जब पोडियम पर तिरंगा, तो हम सब बड़ा प्राउड फील करते हैं। उसके बाद यू आर गिवन एडुलेशन, यू गेट एडुलेशन, फाइन, यू आर गिवन सम कैश प्राइसेस। किसी को 5 करोड़ मिल रहा है, किसी को 20 करोड़ मिल रहा है, किसी को
जॉब मिल रहा है, कोई जॉब कोटा इससे रिलेटेड है, लेकिन ये सारी पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑन बिग कैश प्राइस ऑन जॉब आफ्टर यू अचीव समथिंग is a misplaced policy formulation. In my opinion, the emphasis should be on the process so that we can prepare a very pool of players. Once we have a very large pool of talented players, automatically the medals and the results will follow. लेकिन क्योंकि ये होता है तो अच्छा रिजल्ट किसी भी कीमत पर चाहिए। आपको एक कोटे की जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको एक मेडल चाहिए या एक चैंपियनशिप विनिंग आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो उसमें आपके लिए। तो ये जॉब कोटा, ये कैश प्राइसेस, ये जो एम्फेसिस है, ये एम्फेसिस जो है वो प्रोसेस पर ना होकर के आउटकम पर है। ये एक डोपिंग का मेजर रीजन है। ये इंसेंटिव बन जाता है डोपिंग के लिए, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके बाद एक मार्केटिंग एंड ग्रीड का फैक्टर आता है। मार्केटिंग एंड ग्रीड जो फैक्टर है, ये फैक्टर क्या है? मार्केटिंग एंड ग्रीड जो फैक्टर है, ये ओवरलैपिंग अथॉरिटीज, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो हैं रेगुलेटिंग अथॉरिटीज, उनकी वजह से होता है। हम ये सुनते आते हैं कि बहुत से डोपिंग के जो बैंड सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो पुश किया जाता है प्रोडक्ट। इसी तरह से जहाँ पर हमें कुछ प्रोटीन्स या एड्स जो हैं वो नहीं चाहिए, लेकिन वो भी पुश की जाती हैं मार्केट की ग्रिड की वजह से। मिस्टर प्रसन्ना चौधरी का एक प्रेजेंटेशन है, आई थिंक ऑन 28th of April. I would like to request him to please shed more light on it because he is a marketing person. He knows कि ये जो सप्लीमेंट्स और जो ये डोपिंग्स हैं ये किस तरह से पुश किए जाते हैं मार्केट में। गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है, इसके लिए एक ऑरा क्रिएट किया जाता है कि ये करने से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सो मार्केटिंग ग्रीड, ये सब इनके फैक्टर्स हैं कि हम क्यों करते हैं। और लास्टली मैं बस 2 मिनट बात करना चाहूँगा, इट इज़ नियरली 58 मिनट्स। 2 मिनट में इसके लिए बात करना चाहूँगा कि नॉन इफेक्ट्स ऑफ आस एंड्रोजोनिक, जो स्टेरॉइड के, एनाबॉलिक एंड्रोजोनिक स्टेरॉइड्स के क्या होते हैं, बैड इफेक्ट्स क्या होते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। एंड लेट मी एश्योर यू दैट दीज आर नॉट फिगमेंट ऑफ माई इमेजिनेशन। डराने के लिए बात नहीं हो रही है, ये एक्चुअली प्रूवन एंड टेस्टेड साइड इफेक्ट्स हैं। स्टडी आफ्टर स्टडी टेल्स यू कि ये सब साइड इफेक्ट्स हैं। पर्सनली भी हम बहुत से लोगों को जानते हैं जिनके ऊपर हमने ये इफेक्ट्स देखे हैं। एक्ने, स्किन डिसऑर्डर्स, स्ट्रेच मार्क्स, रैशेस पूरी स्किन पर हो जाते हैं, लूज मोशंस दुनिया भर के लोगों को होते हैं, एक्ने दाने निकल आते हैं, बहुत से पिंपल्स निकल आते हैं, तरह तरह के स्किन डिसऑर्डर्स हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिजीजेस। I remember, and I remember mentioning it to Piyush ji as well, after our very first session on this anti-doping in CBLU, a lady came to me who claimed that I am unable to bear a child, though I have got a good job. मेरे को एक नेशनल लेवल तक मैंने खेला, मेरे को कोटा में जॉब मिल गई, मेरे हस्बैंड की भी इसी स्पोर्ट्स की लाइन में एक अच्छी जॉब है, वी आर अर्निंग वेल, एवरीथिंग इज फाइन, बट बिकॉज ऑफ यूज ऑफ सर्टेन medicines at that time when I was an athlete, right now I have been told by doctors that I cannot bear any babies. So it's a very heavy price you are paying. It is not figment of my imagination. It actually results in sex desire and low performance. मेल स्पेसिफिक हम बात करते हैं, स्पॉन्टेनियस इरेक्शंस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कैंसर, दुनिया भर के केसेस इस तरह के आते हैं।
फीमेल स्पेसिफिक मस्कुलाइजेशन हो जाता है, विक्रम सर ने भी इसके बारे में काफ़ी बात की थी। एक्सेसिव फेशियल बॉडी हेयर ग्रोथ हो जाती है, डीपनिंग ऑफ वॉइस हो जाता है, मेंस्ट्रुएशनल डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं, हाइपरटेंशन है। कल डॉक्टर गगन कपूर भी शायद इसके बारे में बता रहे थे कि हाइपरटेंशन या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे इस पे इफेक्ट करते हैं इंजरीज पर। जॉन्डिस है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हैं। डॉक्टर श्याम सरन सर ने ऐसा, मुझे ध्यान है कि एक शायद फ्लोरेंस का उन्होंने एक एग्जांपल दिया था, हु पास्ड अवे इन हर स्लीप। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, एक्यूट रेनल फेलियर्स हैं, ग्लूकोज इंटॉलरेंस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। यू सिंपली कैनॉट बिल्ड स्टेमिना। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब आपकी हो जाती है तो दैट सिंपली मीन्स योर हेल्थ इज गोइंग डाउन लाइक एनीथिंग। और स्पोर्ट्स में हम आए क्यों थे? अगर हम अपनी अच्छी हेल्थ भी मेंटेन नहीं कर सकते तो स्पोर्ट्स में, किंडरगार्टन में जब हमने खेलना शुरू किया था तब हम ओलंपियन बनने के तो सपने नहीं देख रहे थे। वी वर प्लेइंग फॉर फन। इन टीनेज वी वर थिंकिंग के I mean, look at the obsession of weight with the girls. Look at the obsession of a muscular body with the boys. ये क्यों है? क्योंकि हम अपनी बॉडी को अच्छा दिखना और महसूस करना चाहते हैं। बट डोपिंग डिस्ट्रॉयज इट। Doping may or may not improve your performance, but it will destroy your body for sure, ruin your body for sure. Make no mistakes about it. अगर 10,000 आदमी डोपिंग कर रहे हैं तो उसमें से हो सकता है 1 या 2 मेडल्स भी ले आए, हो सकता है 5 आदमी पिनेकल ऑफ स्पोर्टिंग अचीवमेंट पर पहुंच जाएं, बट बी श्योर रेस्ट 99,995 people will end up affecting their body in some bad way, in some डेफिनेटली उनकी बॉडी पर असर आएगा और वो अच्छा असर नहीं आएगा। 5 आदमी शायद मेडल ले आए, बाकी सब पर भी असर आएगा। मूड स्विंग्स, एग्रेशन, इंपल्सिव वायलेंट बिहेवियर, डिप्रेशन, एंजाइटी, डिल्यूजन, सोसाइटिकल लीनिंग्स, ये सब इसके इफेक्ट्स हैं जो वेल डॉक्यूमेंटेड हैं, बहुत सी स्टडीज में हैं, which are available at various websites in detail. So I think it is nearly 1 hour of my time. So once again, I would like to sum it up. Jurisdiction, हमने बात की। Jurisdiction के बाद हमने बात की कि क्या, what constitutes doping. उसके बाद हमने ये बात की कि सैंपल या टेस्टिंग कैसे होती है, प्रोसेस क्या होता है, थेरेपेटिक यूजेस एग्जम्पशंस हमें कैसे मिल जाती हैं, क्यों हम डोपिंग करते हैं, क्या इसके बुरे रिजल्ट होते हैं। इन द एंड आई वुड थैंक पीयूष जैन जी, द एंटायर पैफी टीम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी with you and share my views. And I think अभी क्वेश्चंस हैं, दिस विल बी फॉरवर्डेड टू मी एंड आई विल ट्राई कि जो अभी मेरे को अपनी स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहे हैं ये क्वेश्चंस, सो मुझे जैसे ये क्वेश्चंस मिलते हैं आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको ये आंसर दे सकूं। एंड आई वुड अपील टू ऑल ऑफ यू, टुमारो आई थिंक पीयूष जैन सर इज टेकिंग a session. 28th, as I mentioned, Mr. Prasanna Chaudhary is taking. In between, I think Madam Beniwal is taking a session on high performance of sports from SAI. So please be with us every day at 1 o'clock. Stay home, stay happy, stay safe. Thank you so much.